हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट ऑफ राइट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कंसेप्ट ऑफ राइट्स है ये कैसे इवोल्व हुई है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर भी हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिए गए हैं। तो सब कंसेप्ट ऑफ राइट्स के अंतर्गत हम बात करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ राइट्स। ठीक है, राइट्स क्या हैं, कितने टाइप्स के राइट्स हैं, टाइप्स ऑफ राइट्स, राइट्स की जनरेशन क्या है, जनरेशंस ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइम स्पेस में राइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज राइट। राइट क्या है? तो राइट आपको फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं टू डू व्हाट यू वांट, फ्रीडम टू डू व्हाट वंस वांट। जो एक व्यक्ति करना चाहता है वो करने की उसको स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाती है राइट्स के अंतर्गत। जैसे राइट टू इक्वालिटी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 to 18, उसमें बताया गया है कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, यानी कि कानून के समक्ष सब लोग समान है, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट्स है फ्रीडम आपको वो करने की जो आप करना चाहते हो विद इन द लॉ, यानी कि लॉ की लिमिटेशन है, लॉ के द्वारा राइट्स को प्रोवाइड किया गया है मॉडर्न टाइम में। तो जो राइट्स है वो एक मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है। मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्निटी के साथ राइट्स की कंसेप्ट इवॉल्व हुई है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स कि जो राइट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ राइट्स। तो ब्रॉडली राइट्स को क्लासिफाई किया गया है नेचुरल राइट, जो नेचर के द्वारा आपको प्रदान किए गए हैं, जैसे राइट टू लाइफ आपका नेचुरल राइट्स है, प्रकृति ने प्रदान किया है। उसके बाद है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स यानी कि जो राइट्स आप समाज के अन्य लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हो समाज में रहते हुए, लाइक राइट टू स्पीक, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। फिर है पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार। पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत आते हैं जो राइट्स आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्रोवाइड करते हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। जैसे राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 325 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सभी नागरिकों को राइट टू वोट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ राइट इकोनॉमिक राइट्स हैं जो आपको इकोनॉमिक स्फेयर में प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। अगर आप समान काम करते हो तो आपको समान वेतन मिलना चाहिए। ये इस तरह के राइट्स इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। उसके बाद हैं कल्चरल राइट्स। कल्चरल राइट्स के अंतर्गत जो माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए गए हैं, लाइक आर्टिकल 29, 30 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंतर्गत जो माइनॉरिटीज़ हैं एजुकेशनल और जो कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद है सोशल राइट्स। सोशल राइट्स यानी कि समाज के कंटेक्स्ट में जो राइट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ राइट। इन टाइप्स ऑफ राइट्स को जो कराल वसाक हैं इन्होंने 3 जनरेशन ऑफ राइट्स की बात की है, 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो राइट्स हैं वो इवोल्व हुए हैं, राइट्स का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो 3 जनरेशन ऑफ राइट्स की ये बात करता है। जो फर्स्ट जनरेशन है राइट्स की उसमें पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। सिविल राइट्स एमर्ज होते हैं। बेसिकली जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स प्रोवाइड किए गए। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन जो राइट्स की है उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड किए गए। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ये बेसिकली सोशलिस्ट कंट्रीज के कंटेक्स्ट में है। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन है राइट्स की उसमें कल्चरल राइट्स की बात की जा रही है, मल्टी कल्चरलिज्म है, जैसे माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें कल्चरल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये ब्रॉडली हमारे पास राइट्स की क्लासिफिकेशन है और ये कराल वसा के अनुसार 3 जनरेशन ऑफ राइट्स हमारे पास अवेलेबल है करंटली। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ राइट्स, क्योंकि जो नेट का एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, वो थ्योरीज से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा थिंकर किस पर्टिकुलर थ्योरी से एसोसिएटेड है। थिंकर्स की बुक्स भी पूछी जा सकती हैं, उनकी फेमस फ्रेजेस और कोट भी पूछी जा सकती हैं राइट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नेचुरल राइट्स थ्योरी है, नेचुरल राइट्स थ्योरी। इसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं। नेचुरल राइट्स की कंसेप्ट का ओरिजिन का श्रेय किसको जाता है? जॉन लॉक को। जॉन लॉक वाज द फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है कि देयर आर इनएलिएबल नेचुरल राइट्स अवेलेबल। लॉक बात कर रहा है कि मनुष्य के पास कुछ ऐसे अधिकार है जो उसको नेचर प्राकृतिक अवस्था में भी प्राप्त है, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और उन राइट्स को कोई भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उन राइट्स को नहीं ले सकता। ठीक है, वो मनुष्य की पर्सनैलिटी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो लोग बात कर रहा है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। एंड लॉक को ओरिजिनेटर बोला जाता है, ओरिजिनेटर ऑफ नेचुरल राइट्स थ्योरी। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स लॉक के आइडियाज से ही एमर्ज हो रही है। ठीक है, लॉक के बाद जो दूसरा थिंकर एसोसिएटेड है वो है थॉमस पेन। थॉमस पेन की बुक है राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, इस बुक में थॉमस पेन नेचुरल राइट्स की कंसेप्ट का टेलियोलॉजिकल ओरिजिन बता रहे हैं। टेलियोलॉजिकल, वो कह रहे हैं कि जो राइट्स है, नेचुरल राइट्स, वो मनुष्य के जीवन की जो नेसेसिटीज है उनको फुलफिल करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। यानी कि जो नेचुरल राइट्स हैं वो मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है, नेचुरल राइट्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि नेचुरल राइट्स को मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। अब जो नेचुरल राइट्स थ्योरी है लॉक की और थॉमस पेन की, इसको क्रिटिसाइज किया है वाइडली। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है किस किसके द्वारा? जो लीगल स्कूल है या लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद कंजर्वेटिव हैं, सोशलिस्ट हैं, कंजर्वेटिव स्कूल है, वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्क्सिस्ट, आइडलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट। उसके बाद यहाँ पे आइडलिस्ट जो स्कॉलर हैं टी.एच. ग्रीन एंड हीगल, वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आइडलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो वाइडली इसको क्रिटिसाइज किया गया है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लीगल थ्योरी ऑफ राइट, तो इससे एसोसिएटेड जो थिंकर है वो है बेंथम, डेविड ह्यूम एंड जे.एस. मिल। बेंथम के अनुसार जो नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल, नॉनसेंस अपॉन स्टिल, ये बेंथम का फ्रेज है, कई बार पूछा भी गया है नेट के एग्जाम में। ठीक है, ये नेचुरल राइट्स को बिना पैरों की बैसाखियाँ कहता है। ठीक है, नेचुरल राइट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बेंथम के अनुसार वही राइट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, वही राइट्स, जिन राइट्स को लॉ के द्वारा रिकॉग्निशन प्राप्त होती है वही राइट्स वास्तव में राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट्स अपने आप में एक नॉनसेंस कंसेप्ट है। एक नेचुरल राइट्स की जो कंसेप्ट है वो कियोस क्रिएट करती है, डिसऑर्डर क्रिएट करती है। ठीक है, तो नेचुरल राइट्स नाम की कोई अवधारणा बेंथम के कंसेप्ट में अवेलेबल नहीं है। बेंथम नेचुरल राइट कंसेप्ट को मिसयूज बोलता है, इसको इवन टेररिस्ट लैंग्वेज बोलता है कि नेचुरल राइट्स की जो लैंग्वेज है वो टेररिस्ट है। उसके बाद है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम कहता है कि जो राइट्स हैं आउट ऑफ अराइजेज आउट ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, और जो लॉ है दैट इज द रिजल्ट ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस
कॉमन एक्सपीरियंस से राइट्स अराइज होते हैं, नेचर ने राइट्स को प्रोवाइड नहीं किया है, नेचुरल राइट्स नाम की कोई संस्था अवेलेबल नहीं है। बेसिकली इसका रीज़न क्या था कि बेंथम, डेविड ह्यूम और जे.एस. मिल तीनों यूटिलिटेरियन थिंकर है। इनका रीज़न क्या था कि ये अपने आइडियाज़ को ट्रेस कर रहे हैं होब्स से, और होब्स के अनुसार भी जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें नेचुरल राइट्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास पावर थी और उन पावर का लोग इस्तेमाल कर रहे थे अपने इंटरेस्ट को, अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, इसलिए होब्स के आइडियाज़ ऐसे थे, इस वजह से यहाँ पे राइट्स नहीं थे होब्स के आइडियाज़ में, राइट्स नो ओनली पावर्स थी जिसका प्रयोग लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जो यूटिलिटेरियन थिंकर हैं जिन्होंने लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स दी है वो नेचुरल राइट्स कंसेप्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेटिव थिंकर। कंजर्वेटिव थिंकर एडमंड बर्क की, थिंकर एडवर्ड बर्क। ठीक है, एडमंड बर्क क्रिटिसाइज करते हैं कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट को इन मोर सीवर लैंग्वेज। ये बीइंग ए कंजर्वेटिव ये कहते हैं कि जो राइट्स हैं, राइट्स एमर्जेस होते हैं, एमर्जेस आउट ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम्स। एडमंड बर्क कहता है कि जो राइट्स एमर्ज होते हैं कस्टम से, ट्रेडिशन से और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, कस्टम से, हिस्ट्री से। ठीक है, ये कहते हैं कि हर एक जो कल्चर है, हर एक जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसके अपने राइट्स होते हैं, यानी कि नेचुरल राइट्स नाम की कोई संस्था अवेलेबल नहीं है। बर्क कहते हैं कि जो लोग जो नेचुरल राइट्स की बात कर रहा है और जो डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट है वो दोनों इंडिविजुअल को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो सोसाइटी को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये नेचुरल राइट्स के खिलाफ है, नेचुरल राइट्स के कंसेप्ट को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियलिस्टिक जो क्रिटिसिज्म है, आइडियलिस्टिक क्रिटिसिज्म टू जॉन लॉक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ठीक है, तो आइडियलिस्टिक जो थिंकर है इसमें हमारे पास दो ट्रेडिशन है, एक जर्मन ट्रेडिशन है, जर्मन ट्रेडिशन, जर्मन आइडियलिस्ट थिंकर कौन है कमेंट करके बताना, हिगल। ठीक है, हिगल कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर एनी राइट अगेंस्ट कम्युनिटी। हिगल्स के अनुसार जो सिविल सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, दैट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल का जो अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो स्टेट के अंदर रहना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल को राइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरह के नेचुरल राइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कम्युनिटी है दैट इज़ नेचुरल एंड दैट इटसेल्फ पजेस राइट्स, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जो आवश्यक है। ठीक है, तो जो जर्मन ट्रेडिशन है उसमें हिगल भी नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो इंग्लिश ट्रेडिशन है, इंग्लिश ट्रेडिशन में है टी.एच. ग्रीन, ये भी नेचुरल राइट्स कंसेप्ट है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के अंतर्गत रह के अपने राइट्स को रियलाइज कर सकता है, इंडिविजुअल को सोसाइटी के में रहते हुए किसी तरह के राइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दोनों सोसाइटी और जो इंडिविजुअल है वो इनएलिनेबल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो इंडिविजुअल डज नॉट पजेस एनी राइट अगेंस्ट सोसाइटी। ग्रीन कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपने राइट्स को रियलाइज कर सकता है, इंजॉय कर सकता है जब वो सोसाइटी में रहता है, यानी कि सोसाइटी है प्लेस जहाँ से राइट ओरिजिनेट होते हैं, ना कि नेचर है। ठीक है, टी.एस. ग्रीन कहते हैं इट इज़ स्टेट दैट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो स्टेट प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स के राइट को, और टी.एस. ग्रीन के अनुसार जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों लिंक्ड है, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो टी.एस. ग्रीन के अनुसार जो राइट्स हैं वो नेचर से ओरिजिनेट ना होकर सोसाइटी से ओरिजिनेट होते हैं। टी.एस. ग्रीन के अनुसार जो राइट्स हैं दैट इज़ मोरल क्लेम, राइट्स मोरल क्लेम है इंडिविजुअल के, क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल जिनको सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्निशन प्रोवाइड है। ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है नेट के एग्जाम में कि किसने राइट्स को मोरल क्लेम कहा है। ठीक है, तो इट वाज टी.एस. ग्रीन जिन्होंने कहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट। तो जो मार्क्स हैं उन्होंने जो
कैपिटलिस्टिक जो क्लास, जो मार्क्स है, उन्होंने जो कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी है उसके जो राइट का नोशन है, जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को प्रोवाइड करती है, उनको क्रिटिसाइज किया है। यानी कि पॉलिटिकल एंड जो सिविल राइट्स हैं उसको इनफ नहीं माना है, नॉट इनफ। मार्क्स के अनुसार, मार्क्स ने टर्म कॉइन किया फ्रीडम। मार्क्स के अनुसार कोई इंडिविजुअल अपने फ्रीडम को तभी रियलाइज कर सकता है जब उसको पॉलिटिकल, सिविल राइट्स के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी मिलेंगे ना। सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल जब राइट्स मिलेंगे तभी व्यक्ति का फुली डेवलपमेंट हो सकता है, तभी व्यक्ति अपनी फ्रीडम को रियलाइज कर सकता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जब तक एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तब तक व्यक्ति अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि जो कैपिटलिस्टिक जो नोशन है राइट्स का, दैट इज होलो, दैट इज एम्पटी। कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज को रिक्वायरमेंट है कि वो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की भी बात करें। उसके बाद हम बात करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ राइट, फेमिनिस्ट कंसेप्ट ऑफ राइट। तो यहाँ पे है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट पे भी मेरी सेपरेट वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो हैं ये एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करती हैं कि एडमंड बर्ग ट्रेडिशंस को सपोर्ट कर रहा है, कस्टम्स को सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वह ट्रेडिशन और कस्टम्स को सपोर्ट करके जो पैट्रियार्किकल जो सोसाइटी है जिसमें विमेंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मेल के द्वारा, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो विमेंस को कोई किसी तरह का कोई राइट्स ही प्रोवाइड नहीं था, कोई राइट्स ही अवेलेबल नहीं था। इसलिए मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट करती हैं अगर विमेंस को भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले पैट्रियार्किकल जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट। तो यहाँ पे नाम आता है रॉबर्ट नोजिक का। ये हमने जब जॉन रॉल्स की कंसेप्ट डिस्कस की थी जस्टिस के, उसमें भी इस बंदे का जिक्र किया था। ठीक है, तो नोजिक की जो कंसेप्ट है ये इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके अंतर्गत ये अपने राइट्स की कंसेप्ट के बारे में अपने विचार रख रहे हैं। इनके अनुसार जो इंडिविजुअल है उसको एब्सोल्यूट राइट होने चाहिए, एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के बिना इंडिविजुअल अपने अदर राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। मार्क्स से एग्री दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। स्टेट को इंटरफेयर करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं एक्सेप्ट वन कंडीशन। नोजिक के अनुसार सिर्फ एक कंडीशन में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, वन सिचुएशन में, ओनली वन सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है? जब किसी व्यक्ति का जो एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी है उससे समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी लाइफ थ्रेटन होती है, देन स्टेट कैन इंटरफेयर इन द इंडिविजुअल्स एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। अदरवाइज स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि वह इंडिविजुअल्स के प्रॉपर्टी के राइट में इंटरफेयर करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीकल्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। ठीक है, यहाँ पर भी जो थिंकर हैं दैट इज विल किमलिका और भिखू पारेख। ठीक है, तो ये दोनों बात करते हैं कि देयर शुड बी कल्चर स्पेसिफिक राइट, देयर शुड बी राइट्स टू माइनॉरिटीज़। यानी कि ये कोई वन सेट ऑफ राइट से एग्री नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर स्टेट में डिफरेंट सेट ऑफ राइट्स होने चाहिए, कॉमन पीपल को भी राइट्स होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ को भी राइट होने चाहिए। ठीक है, तो विल किमलिका कहती हैं राइट, स्पेशल राइट टू माइनॉरिटीज़, स्पेशल राइट्स टू माइनॉरिटीज़। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान में ना आर्टिकल 29 और 30 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं। माइनॉरिटी को भी राइट्स होने चाहिए, इमिग्रेंट्स को भी राइट्स होने चाहिए। यानी कि जो लोग दूसरे देश में आके रहने लग जाते हैं उनको भी राइट्स दिए जाने चाहिए, ये बात कर रही है विल किमलिका। उनसे विल किमलिका से एक स्टेप आगे जाके भिखू पारेख जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स की भी बात कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स के राइट्स की भी बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये बात कर रहे हैं जो रिफ्यूजीज़ हैं,
जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको भी राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए किसी नेशंस के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो विल किमलिका वो रेफ्यूजीज़ को राइट्स देने की बात नहीं करते, लेकिन भिखु पारेख रेफ्यूजीज़ को भी राइट्स देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट है सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, जिसके एक्सपोनेंट है लास्की। लास्की वो फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स देते हैं, फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स, ठीक है। इनकी बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और द रिवॉल्यूशन ऑफ आवर टाइम, द डिलेमा ऑफ आवर टाइम, बहुत सारी बुक्स दी है इन्होंने। एक बार लास्की की जो बुक्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आया था कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है लास्की हमारे लिए, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्की कहते हैं कि जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ आर नथिंग, ड्यूटीज़ के साथ ही राइट आते हैं। ये कंसेप्ट किसकी है? गांधी जी की भी यही कंसेप्ट है। गांधी भी कहते हैं राइट्स और ड्यूटीज़ इंटरलिंक्ड है, वो सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो लास्की भी कहते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरलिंक्ड, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इवन लास्की ये कहते हैं कि द स्टेट इज़ नोन बाय द राइट्स इट्स मेंटेन, कि कोई भी जो स्टेट है उसके नेचर के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें तभी पता लगेगा जिस तरह के राइट्स जो स्टेट प्रोवाइड करता है अपने इंडिविजुअल्स को, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये स्टेट कैसा है, ठीक है। तो ये थी कंसेप्ट ऑफ राइट्स, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से राइट्स हैं, टाइप्स क्या हैं राइट्स के, और कौन कौन सी थ्योरीज है जो कंसेप्ट ऑफ राइट्स से एसोसिएटेड है। यहाँ पे अगेन क्वेश्चंस थिंकर से रिलेटेड ही आएंगे, उनके बुक से रिलेटेड आएंगे, कोटेशन से रिलेटेड आएंगे, फ्रेजेस से रिलेटेड आएंगे। इससे रिलेटेड जो स्टडी मटीरियल है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस थिंकर की कौन सी बुक है, क्या स्टेटमेंट है, क्या कोटेशन है, ओके। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इसको। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।